अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले पीडीएफ के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ करी थी, पिछली वीडियो के अंदर। आई होप ये समझ में आई होगी। कुछ समझ चीज़ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल और इसके दरमियान में शॉक टेस्ट सेक्शन। इस तरह की जो क्या कहते हैं डिफ्यूज़र होते हैं, ऑपरेशनल सुपरसोनिक डिफ्यूज़र, इनको डिस्कस करेंगे आज हम। इट इज़ यूज्ड इन सुपरसोनिक इंटरनल एंड इंजन इनटेक। इंजन इनटेक के अंदर भी सवाल हो रहे होंगे। डिफ्यूज़र है तो ये डिसेलरेट भी करेगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास इनलेट के ऊपर सुपरसोनिक होता है, तो ये कन्वर्जिंग पार्ट जो है हमारा डिफ्यूज़र बिहेव करेगा और यहाँ पे सबसोनिक बना देगा उसको। फिर यहाँ पे फ़ैन जो है वो हमारा बैक प्रेशर की तरह बैक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह ये एक सुपरसोनिक डिफ्यूज़र है। सही। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये हो गई एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों चीज़ें आ गई। अब ये चीज़ समझने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले उसूलन ये तो डायग्राम को उसके नीचे होना चाहिए था, अगर तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। अगर समझने की कोशिश करते हैं, देखा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारे पास बैक प्रेशर यानी पंखे की खींचने का प्रेशर यानी सक्शन का प्रेशर बराबर हो जाए स्टैग्नेशन प्रेशर के, जो कि इनलेट पे था, देन देयर विल बी नो फ्लो। इसका मतलब क्या है? फ्लो के अंदर मतलब फ्लो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि there will be no pressure difference and gas will flow from high pressure to the low pressure. When there will be no pressure difference, it means that there will be no flow. So next part क्या है? सबसोनिक। सबसोनिक का मतलब ये है कि प्रेशर बैक का स्टैग्नेशन प्रेशर के मुकाबले में कम तो है मगर थोड़ा कम है, कि वो बस फ्लो को खींच रहा है, बस खींच रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में सबसोनिक अचीव होगा। अगर हमने बैक प्रेशर को हमने अगर कम करते करते क्रिटिकल प्रेशर के बराबर कर दिया, इसका मतलब क्या है? चोकिंग होगा। या तो क्रिटिकल प्रेशर के बराबर करते हैं या फिर क्रिटिकल प्रेशर से कम कर दें, दोनों ही कंडीशन में हमारे चोकिंग हो सकती है। अच्छा जी। बस अच्छा अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अब नोजल का शॉक कब आएगा? जब फ्लो थ्रॉट पर चोक हुआ और फिर उसके बाद आगे सुपरसोनिक अचीव हुआ और इसके नोजल के डिफ्यूज़र की तरफ यानी नोजल का जो मुंह खुला हुआ था इसकी तरफ शॉक जनरेट होता है। तो ये नोजल का शॉक का मतलब ये है, क्योंकि ये बात तय है कि बिफोर शॉक वेव देयर शुड बी अ सुपरसोनिक फ्लो। सही। अच्छा, वर्स्ट कंडीशन क्या है? वर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास टेस्ट सेक्शन में शॉक आ जाए। When there will be a shock in the test section, this means that the worst condition is achieved. Because we are testing some product in the test section, so there should not be a shock. सही है। इसका मतलब यही है कि शॉक नहीं होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे शॉक क्रिएट हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमें सुपरसोनिक वे में टेस्टिंग करनी थी मगर वो हो नहीं पाई। फिर उसके बाद आती है बात, देखें यहाँ पे प्रेशर कम करते जा रहे हैं, थ्रॉट पे शॉक नहीं आया। थ्रॉट के फर्स्ट थ्रॉट के ओपनिंग एंड के पास शॉक आ गया, तो ये नोजल शॉक हो गया। थ्रॉट उसमें शॉक नहीं आया, टेस्ट सेक्शन में शॉक आ गया, या टेस्ट सेक्शन के बीच में शॉक आ गया। सही है। ये सारी चीज़ें हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, वर्स्ट कंडीशन।
फिर डिफ्यूज़र शॉक का मतलब क्या है कि हमारे डिफ्यूज़र के थ्रॉट के ऊपर या डिफ्यूज़र के थ्रॉट के बाद हमारे पास शॉक आया। ये हमारे पास बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशन भी होती है। डिफ्यूज़र शॉक हमारे पास बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशन भी कंसिडर किया जाता है। तो जब भी आप लोगों से बोला जाए कि बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशन में बैक प्रेशर निकालो, इसका मतलब ये है कि डिफ्यूज़र के ऊपर शॉक क्रिएट कराना है। और जब भी बोला जाए वर्स्ट कंडीशन में निकालो, तो इसका मतलब टेस्ट सेक्शन पे शॉक आया है। और जब भी बोला जाए चोकिंग हो रही है, तो जब इसका मतलब क्या है, हमारे पास बैक प्रेशर और प्री क्रिटिकल के बराबर हो गया है। और जब भी हमारे पास नो फ्लो की कंडीशन बनेगी, इसका मतलब ये है कि बैक प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर हो गया है और शॉक क्रिएट नहीं हुआ। सही है, क्योंकि मैंने बात पहले बताई वीडियो में कि बिफोर एंड आफ्टर शॉक देयर इज अ चेंज इन स्टैग्नेशन प्रेशर। सही, जब और वो चेंज इन प्रेशर जब ही आएगा जब शॉक क्रिएट हो, और शॉक भी उसी वक्त क्रिएट होगी जब प्रेशर बैक प्रेशर हमारे पास स्टैग्नेशन प्रेशर से कम होगा। सही है, ये सारी बातें मैंने आज अनफेवरेबल कंडीशन 5-7 है, शॉक सेक्शन पे टेस्ट सेक्शन पे शॉक आ जाए और ये सब चीज़ें। सही, float pattern 10 is more survivable, which is obtained by increasing the back pressure to adjust the location of shock slightly downstream of the shot. Stabilize shock stabilize in the diffuser, मतलब वही डिफ्यूजर की तरफ शॉक, ये डिफ्यूजर की तरफ शॉक क्रिएट होगा तो वो सबसे बेस्ट है। सही है, तो आप रिव्यू कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब ये सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। क्या बोल रहा है कि एक नोजल है, सही है, इसका मार्क नंबर हमें दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर एक मार्क नंबर हमें दिया हुआ है, और इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के बाद हमें ये डेटा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो आई आई वाली चीज़ें जो है वो एक्स पर और वाई पर भी रही हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो मार्क नंबर के अंदर भी चेंजिंग आएगी। ओके, आगे चलते हैं। और हमें ये सब चीज़ें दी हैं इसका। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्क नंबर 2 है, प्रेशर दिस है, प्रेशर ये है, इंटरेस्ट डाइवर्जिंग चैनल, रेशियो ऑफ एग्जिट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द इनलेट थ्रॉट, रेशियो ऑफ द एग्जिट क्रॉस सेक्शनल टू द इनलेट क्रॉस सेक्शनल, यानी ए ई अपॉन ए आई जो है, जो हमारे पास 3 के बराबर है। ये ए ई अपॉन ए आई जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है, जो इसने बताई हुई है। और इसी तरह ए एक्स अपॉन ए आई जो है वो 2 के बराबर है, या फिर ए एक्स और ए वाई तो आपको पता ही सेम होते हैं। क्या यहाँ पे बात देखिए, नॉर्मल शॉक विद द क्रॉस सेक्शन आर इक्वल टू द क्रॉस इनलेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम ज़रा गौर से देखें इसको, तो हम इसमें क्या-क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। एम आई गिवन है, टी आई गिवन है, पी आई गिवन है। अगर हम पॉइंट 1 से इसको हम पॉइंट आई बोल देते हैं और इसको पॉइंट ई बोल देते हैं, ठीक है। पॉइंट आई से जब हम एक्स पे जंप करेंगे तो हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और इसी तरह जब पॉइंट वाई से हम ई पर आएंगे तब भी आइसेंट्रोपिक है, मगर जब एक्स से वाई पर जाएंगे तब नॉन आइसेंट्रोपिक है। सही, तो हमें पहले आई से एक्स पर जाना है ताकि हमारे पास मार्क नंबर एट बिफोर शॉक वेव आ जाए, फिर हम उससे आसानी से स्टेबिलिटी की वजह से एम वाई भी निकाल सकेंगे, और फिर हम उसके बाद एम ई की तरफ भी हम कंटिन्यू कर सकेंगे। तो देखते हैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरह हुआ है। टेबल सी पे गए, टेबल सी पे हम गए, जाके देखा मार्क नंबर एट इनिशियल कंडीशन, हमने ए आई अपॉन ए आई हिस्टेरिक और पी आई अपॉन पी आई सही दे दिया। क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि क्रिटिकल, क्योंकि ये बात तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कि क्रिटिकल कंडीशंस, मतलब सॉरी, स्टैग्नेशन प्रेशर चेंज नहीं होगा। आई से एक्स जाने में और एक्स से वाई जाने में चेंज होगा, और वाई से ई जाने पे चेंज नहीं होगा, मगर अलबत्ता टेम्परेचर स्टैग्नेशन पूरी जगह पे सेम रहेगा। तो हम इस मार्क नंबर पे पी नॉट और टी नॉट सबसे पहले निकाल लेते हैं। पी नॉट आई, पी नॉट आई, पी नॉट आई, ठीक है।
हम निकाल सकते हैं तो हम निकाल लेते हैं। अब एम एक्स की कंडीशन क्या है कि इसमें बताया हुआ है ए एक्स अपॉन ए आई टू के बराबर है, सही है। और क्रिटिकल एरिया भी सेम रहेगा, मतलब जो एम वन पे होता है मार्क नंबर वन अचीव करने का जो क्रिटिकल एरिया है वो भी सेम ही रहेगा। सॉल्व करते हैं। ए एक्स अपॉन हमें ए एक्स क्रिटिकल चाहिए ताकि हमारे पास हमें एम एक्स निकालने के लिए ए एक्स अपॉन ए क्रिटिकल यानी ए एक्स का क्रिटिकल चाहिए, सही है। तो हमारे पास हम स्टार्ट इससे करते हैं, इस रिलेशन से। तो हम पहले लिख देते हैं, हमें न्यूमरेटर में हमें एक रिलेशन मालूम था, ये वाला। अब हमें ए आई को हटाना है और ए एक्स स्टैटिक को लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए आई अपॉन ए एक्स स्टैटिक। इससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और मेरे पास ए एक्स अपॉन ए एक्स स्टैटिक का रेशियो आ जाएगा, और जाके मैं एम एक्स निकाल सकूँगा, बस एम एक्स आ जाएगा तो एम वाई भी निकल जाएगा। ए एक्स अपॉन ए एक्स मेरे पास टू, ए एक्स अपॉन ए आई मेरे पास टू है, और ये वाला रेशियो जो है वो पूरा मुझे इस मार्क नंबर से मिलेगा, सही है। क्योंकि स्टैटिक की कंडीशन सेम रहेगी एक्स पे, सही है। तो एम एक्स आ गया, एम एक्स हमने एम वाई निकाल लिया। अब एग्जिट पे निकालने के लिए ए ई अपॉन ए एक्स का क्रिटिकल चाहिए, ए ई अपॉन ए एक्स क्रिटिकल चाहिए मैंने ए वाई क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल एरिया आफ्टर द शॉक चेंज होता है, जो मैंने बताया था आपको। आपने ये वाली वीडियो देखेगा तो उसमें सामने आएगा, उसमें मैंने टेबल्स हाउ टू सी द टेबल्स वाली जो वीडियो डाली है उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाई ये बात कि एक्स ऑन ए एक्स क्रिटिकल और ए वाई क्रिटिकल में फर्क होगा। अब हमारा गोल क्या है, हमारे पास एग्जिट पर हमें वो चाहिए, हमें चाहिए भाई, हमें एग्जिट पर हमें मार्क नंबर चाहिए, सही। हम क्या करेंगे, अच्छा हम एम एक्स आ गया है ना हमारे पास, हमारे पास एम एक्स आ गया है, तो हम इसकी मदद से पी नॉट वाई भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पी नॉट वाई और पी नॉट एक्स का रेशो मिलता है, तो हम पी नॉट वाई भी हम निकाल सकेंगे इजीली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एग्जिट पर ए ई अपॉन ए ई अपॉन ए वाई क्रिटिकल। अच्छा, इस मार्क नंबर पे यानी एम एक्स और एम वाई पे ही हम ए वाई क्रिटिकल भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये रेशो आएगा हमारे पास ए एक्स अपॉन ए वाई क्रिटिकल। क्रिटिकल है मालूम होगा, तो हम ए एक्स क्रिटिकल हम निकाले होंगे हमने, हम नहीं निकाला भी है तो हम क्या कहते हैं, हमें ए ई अपॉन ए वाई क्रिटिकल चाहिए, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है रेशो ए ई अपॉन ए आई पता है हमें, सही है। उसको हमें मिटाना पड़ेगा उसको, पिक्चर ले लीजिएगा आप उसको पहले वाली चीज़ की, तो वो आसानी देगी। और ये चाहिए मुझे चाहिए ए ई अपॉन ए वाई। ये कैसे मिलेगा, मुझे मालूम क्या है, ए ई अपॉन ए आई मालूम है। ए आई हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ए आई अपॉन ए एक्स क्रिटिकल है मेरे पास, इसको मैं किस तरह मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, ए एक्स क्रिटिकल मुझे हटाना है, तो मैं ए एक्स क्रिटिकल अपॉन ए वाई क्रिटिकल से मल्टीप्लाई करा दूंगा,
से ये चीज़ कैंसिल होकर बस ए ई अपॉन डी वाई क्रिटिकल का रेशियो आ जाएगा, जो मैं जाके टेबल पे देखूंगा। टेबल कौन सा? सी टेबल पे, और मुझे यहाँ पर एम एग्जिट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, निकालना क्या था? हमें बैक प्रेशर निकालना था हमें। तो हम अब एम ई की मदद से हम लोग पी ई अपॉन प्री क्रिटिकल देख लेंगे, और हमें ओ सॉरी पी ई अपॉन पी अपॉन पी नॉट वाई, तो इससे हमारे पास पी ई आ जाएगा। आई होप मेरी चीज़ समझ में आई होगी आपको, ये बात समझाई कि मैंने। चाहे तो देखें यहाँ पे इन्होंने किस तरह किया है। ये देखें, ए ई अपॉन ए वाई क्रिटिकल निकाला, इस पर मार्क नंबर देखें। अच्छा, यहाँ पे ए ई अपॉन ए वाई क्रिटिकल पे आपको 2 मार्क नंबर मिलेंगे। टेबल में एक सबसोनिक होगा, एक सुपरसोनिक होगा, तो आफ्टर द शॉक वेव देयर शुड बी अ सबसोनिक रीजन। तो 0.3 मार्क नंबर आ गया हमारे पास। इससे हमने पी अपॉन पी नॉट वाई निकाला। पी नॉट वाई मैं आपको निकलवा चुका था पहले, उन्होंने नहीं निकाला था, तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको, और हमारा पास आंसर आ गया पी नॉट वाई मल्टीप्लाई कर पी ई अपॉन पी नॉट वाई हम निकाल लेगा ना, इजीली से निकाल सकते हैं, इससे लंबी करने की जरूरत नहीं। अब बात आती है मूविंग शॉक वेव के ऊपर। मूविंग शॉक वेव काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी सा टॉपिक है ये। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है। काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये। हमारे पास 5 पेजेस ही रह गए हैं हमारे सवाल सॉल्व करने के लिए। इसी सा टॉपिक है बहुत, उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक शॉक वेव स्टेशनरी गैस की तरफ मूव कर रही है। सही है, एक शॉक वेव स्टेशनरी गैस की तरफ मूव कर रही है, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो वी बी क्या हो गया? 0, टी बी गिवन होगा, टी बी एक हम मालूम है, ये सारे स्टैटिक वाले हैं। अब जो चीज़ को शॉक छू के जाएगी उसकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब आपके घर में अगर एक कोई क्या कहते हैं चीज़ सामने रखी हुई है, उसको अगर हल्का सा हिट करेंगे तो जिस डायरेक्शन हमने हिट किया होगा उसी डायरेक्शन में वो चीज़ आगे जाएगी। तो यानी जो जिस एयर को शॉक वेव ने हिट किया होगा उस एयर की भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आई होगी जिस डायरेक्शन में शॉक वेव की डायरेक्शन। ठीक है, मगर हमने तो अगर इस मूविंग शॉक वेव को हम स्टेशनरी शॉक की कंडीशन में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए सवाल बिल्कुल पहले की तरह बन जाएंगे, और हमारा आंसर बहुत आसानी से आ सकेंगे। इजी सा है बहुत, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जिस इस पॉइंट बी की मेरे पास पॉइंट एक्स है और पॉइंट ए मेरे पास पॉइंट वाई है, तो जिस स्पीड से मेरे पास एस यानी शॉक वेव बी की तरफ जारी होगी, उसी स्पीड से बी भी मेरे पास शॉक वेव के पास आ रहा होगा। तो इससे पता ये चला वी एक्स बराबर हो जाएगा, वी एस के। थोड़ा सा गंदा हो गया, सही। और जो टी बी होगा वही का वही रहेगा, जो पी बी होगा वो भी वही का वही रहेगा, यानी टी बी और टी एक्स बराबर हो जाएंगे, और ये पी बी और पी एक्स बराबर हो जाएंगे। सही। इसी तरह पॉइंट वाई के एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो जितनी स्पीड से ये दूर जा रहा होगा, मतलब मैं शॉक की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली ए जो है वो भी आगे जा रही है,
तो वी वाई का आप किस तरह बना सकते हो, वी वाई मतलब जो एयर होगी वो शॉक के पास किस तरह किस स्पीड से जा रहा होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी ए। इसकी डायरेक्शन यूं है और उसकी डायरेक्शन की यूं है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आई होप समझ में आई होगी, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। जितनी स्पीड से शॉक वेव पॉइंट बी की तरफ जा रही है, पॉइंट बी को मैंने एक्स बना दिया है, उतनी स्पीड से पार्टिकल्स ऑफ बी एक्स वेलोसिटी शॉक वेव की तरफ जा रहे होंगे। और इसी तरह जितनी स्पीड से हमारे पास वी वाई के लिए मतलब इस पॉइंट के लिए ए पॉइंट के लिए रिलेटिव चेंज निकाला दोनों में, वी एस ज़्यादा स्पीड में होगा, वी ए कम स्पीड में होगा, तो उतनी स्पीड से ए वाले पार्टिकल दूर जा रहे होंगे, मतलब वाई वाले पार्टिकल दूर जा रहे होंगे शॉक वेव से। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी आप लोगों को। समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। इस तरह हमने क्या किया कि हमने एक मूविंग शॉप को स्टेशनरी शॉप की कंडीशन में ले आए। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी हमारी नानी के घर जा रही थी। अब हम नानी के घर हमारी गाड़ी की तरफ आया, ठीक है। तो ये एम एक्स और एम वाई का तो ऑब्वियसली इजी सा है कि मार्क नंबर टैक्स वी एक्स वन टी एक्स वाले से होगा और वी वाई फ्रॉम टी वाई से होगा एन एंड रूट गामा टी वाई। तो एम वाई अगर मिल जाए और एम एक्स मिल जाए तो हमारा काम आसान होता था। मगर इसको बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई एक चीज़ मिल जाए, या तो एम एक्स मिल जाएगा तो हम एम वाई निकाल सकते हैं, एम वाई मिल जाए तो एम एक्स निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन सवालों में होता ये है कि वो वेलोसिटी ऑफ गैस मालूम कर रहे होते हैं आफ्टर द शॉक वेव, यानी इस वाली वेलोसिटी, यानी वी ए की बात करना चाह रहे होते हैं, शॉक वेव की स्पीड निकालना चाह रहे होते हैं। तो काफ़ी ईजी सा है। वी एक्स तो वी एस के बराबर होगा और वी वाई जो है वी एस माइनस वी के बराबर होगा। अगर एम एक्स निकाल लें या एम वाई निकाल लें की तरह कुछ मालूम हो तो हमारा सवाल हल हो सकता है। इसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस टी नॉट ए टी नॉट बी जो है वो आप इससे टेबल से भी निकाल सकते हैं, टी नॉट एक्स और टी नॉट वाई की तरह जिस तरह आप निकालते थे। टी वाई और टी एक्स निकाल लें, दोनों तरफ की आपको वेलोसिटी है उन्हें, ये फार्मूला होता है T is equals to temperature plus V square upon 2 Cp। ये स्टैग्नेशन का फॉर्मूला होता था। तो बिफोर शॉक वेव टेम्परेचर, आफ्टर शॉक वेव, जब शॉक वेव किसी जगह से गुजर जाएगी उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा जाएगी और उसका कम कर देगी। तो हम बड़ा या छोटा माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये किया हुआ है कि बड़े में छोटा माइनस कराया हुआ है, सही है। अगर हमारे पास वी बी जीरो होता है तो लाइन में कोई टेम्परेचर नहीं है उसका। तो उसका इस तरह भी देख सकते हैं, टी नॉट एक्स और टी नॉट वाई ऑब्वियसली बराबर होता है, जो कि इसके बराबर होगा इनका वी एक्स या वी वाई के। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे वी एक्स और वी वाई क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो टी वाई माइनस टी एक्स होगा, यानी ये टी ए जो है मेरे पास टी एक्स है और टी पी जो है वो मेरे पास टी वाई की तरह यूज कर रहा है। मतलब ये टेम्परेचर तो सेम होते हैं ना, ये बात मैंने बताई यहाँ पे कि पॉइंट बी की जो चीज़ें वो पॉइंट एक्स के बराबर होंगी सिवाय वेलोसिटी के, और पॉइंट ए की जो चीज़ें है पॉइंट वाई के बराबर होगी। एक सवाल आ गया है और यहाँ पे सवाल है, इसके बाद खत्म। पेपर 5 जो चीज़ें स्लाइड्स के अंदर थी वो डिस्कस हो गई हैं। अब इस पर सवाल आने की कोशिश करते हैं। सवाल काफ़ी ईजी सा है। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल शॉक वेव है
मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 500, यानी शॉक वेव की स्पीड देती है 5 मीटर पर सेकेंड और वो स्टिल एयर की तरफ मूव कर रहा है, यानी वी बी इज जीरो। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, वी बी इज जीरो, क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम एक अलग है। हम सवाल को नहीं हल करने की कोशिश करते हैं एंड एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सवाल किस तरह है हमें मालूम तो हो। तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर भी गिवन है, टीबी और टी नॉट, टीबी। तो normal shock wave was more constant when the wave temperature and pressure. अच्छा, ये टेम्परेचर और प्रेशर को फिगर की तरफ डायरेक्ट करा जा रहा है ना, तो इस वजह से आपका सवाल यहाँ से ये था कि टेम्परेचर और प्रेशर का जो है ये स्टैग्नेशन क्यों रह गया। मैं तो हमेशा ही बोलते हुए आया हूँ कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर और प्रेशर जो लार्ज का लग दिखेगा वो बोलेगा, तो उसने फिगर की तरफ डायरेक्ट किया है। फिगर में ये चीज़ें गिवन है, टी नॉट बी और टी नॉट बी, ठीक है। Determine the static and stagnation condition present in the fresh wave, यानी आफ्टर आफ्टर की चीज़ें वो मुझसे मांग रहा है, यानी मुझसे वो टी नॉट वाई और पी नॉट वाई, सही है। मांग मेरे जहन में फ़ौरन से एक बात आ गई कि अगर मेरे पास एम एक्स किसी तरह आ जाए तो मैं सिंपल जाके, या एम वाई आ जाए, मैं पी नॉट वाई अपॉन पी नॉट एक्स निकाल सकता हूँ। पी नॉट एक्स मुझे मालूम है, यानी पी नॉट एक्स और पी नॉट बी बराबर होगा ना। नहीं नहीं, ये स्टैग्नेशन नहीं है, तो भी यही रखा कि ये स्टैग्नेशन नहीं है, ये स्टैटिक है। टी वाई अपॉन टी एक्स मल्टीप्लाई कराया, टी वाई अपॉन टी एक्स। अच्छा, चले, मुझे वी एस मालूम है, मुझे पता है एम एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी एक्स अपॉन अंडर रूट गामा आर टी एक्स। वी एक्स और वी एक्स के बराबर है तो मैं एम एक्स निकाल सकता हूँ, एम एक्स की मदद से मैं एम वाई निकालूंगा, और एम एक्स जब आ गया मेरे पास, और ये पी नॉट जो है वो, अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना, ये बात बतानी है, करेक्ट कर लें इसको, ये पी नॉट नहीं है, ये पी बी है, सही है। ये भी, ये टी नॉट नहीं है, ये टी वाई है, मतलब ये नॉट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, स्टैग्नेशन नहीं है, सही है। ये यहाँ पे इसने बताया हुआ अलग है, ये यहाँ पे अलग बताया हुआ है, यहाँ पे अलग बताया हुआ है, तो ये पी बी और टी बी है, सही है, मिस्टेक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि बी बी और जीरो है, एम एक्स हम निकाल सकते हैं, एम में बी एक्स मुझे मालूम है वेलोसिटी ऑफ शॉक को बराबर होती है अंडर गामा आर टी एक्स। एम वाई आ गया, एम वाई की मदद से जैसे ही मेरे पास एम एक्स आया तो मैं एम एक्स की मदद से, एम एक्स एक पॉइंट है, इसको ये पॉइंट एक आइसोट्रॉपिक है, एम वाई एक पॉइंट है, ये पॉइंट आइसोट्रॉपिक है, तो मैं एम एक्स पे टेबल सी की मदद से पी एक्स अपॉन पी नॉट एक्स निकाल सकता था, और पी नॉट पी एक्स मुझे मालूम है क्योंकि वो 100 के आवर में मैं पी नॉट एक्स निकाल लेता, और जब मैं एम वाई पे यानी टेबल डी की मदद से देखता तो मुझे टेबल डी से मुझे क्या मिल जाता, पी नॉट वाई अपॉन पी नॉट एक्स मिल जाता, सही है। और पी नॉट एक्स में पहले निकाल चुका होता यहाँ से,
आइसोट्रोपिक से यानी सी से, और ये मैं निकालता डी से, तो मैं इसको यहाँ जब पुट करता तो मेरे पास यहाँ पर पी नॉट वाई आ जाता। तो पहली चीज़ तो मेरे पास आ जाती स्टैग्नेशन प्रेशर। अच्छा, जब मेरे पास एम वाई आ गया, तो एम वाई का मेरे पास फॉर्मूला है। अच्छा, एम वाई का भी मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि एम वाई के फॉर्मूले में वी वाई आता है, और वो क्या होगा, वी वाई अपॉन अंडर रूट गामा आर टी वाई, और वी वाई जो है वी एस माइनस वी ए के बराबर है। तो मुझे वी ए नहीं मालूम है, तो मैं अभी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता टी वाई निकालने के लिए। मैं एम वाई निकाल चुका हूँ। एम वाई की मदद से मैं मतलब वही एम एस और एम वाई की टेबल में ही मैं जाके देखूँ तो मुझे मिलता है टी एक्स अपॉन टी वाई। सही है, और मुझे टी एक्स मुझे मालूम है, मैं टी वाई निकाल सकता हूँ यहाँ से। सही है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल टी वाई को यहाँ पुट करूँगा, और वी वाई की जगह वी वाई माइनस वी एस माइनस वी ए लिखूँगा, और यहाँ पर वी ए अननोन हो जाएगा, और एम वाई मुझे मालूम होगा, टी वाई मुझे मालूम होगा, वी एस मुझे मालूम है, गामा आर मुझे मालूम है, तो यहाँ से मैं वी ए निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई है। टी एक्स मुझे बताया हुआ था, मैंने एम एक्स निकाला, एम एक्स से फिर एम वाई पे गए, फिर एम वाई पे पी वाई अपॉन टी एक्स देखा, टी वाई अपॉन टी एक्स देखा, पी वाई और टी वाई निकाल लिया। अब क्योंकि एम एक्स में मैं एम वाई निकाल सकता हूँ, एम वाई अच्छा एक, हाँ यहाँ पर हाँ टी वाई चाहिए, सही है। यहाँ पर हमें टी वाई चाहिए था जो हम निकाल चुके थे। वी एस मुझे मालूम था, एम वाई मुझे मालूम था, एम वाई टेबल डी पे जाके देखेंगे, और वी ए यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो आफ्टर शॉक वेव क्या वेलोसिटी होगी मैं यहाँ से निकाल सकता था, इस तरह मैंने निकालनी है। अब मुझे स्टैग्नेशन टेम्परेचर और स्टैग्नेशन प्रेशर भी निकालने थे, तो मैंने पी एम वाई की मदद से मैंने टेबल सी पे आता है एम वाई की मदद से, तो पी ए अपॉन पी नॉट करता। अच्छा, यहाँ पर एक क्लाइमेक्स क्या है, यहाँ पर एक क्लाइमेक्स छोटी सी चीज़ ये है कि मुझे इसने बताया पूछा है कि आफ्टर द शॉक वेव क्या होगा। मुझे पता नहीं था। अच्छा, इसने एक बात बोली है, डिटरमाइन द स्टैग्नेशन प्रेशर टेम्परेचर बिहाइंड द वेव गैस की। अगर ये वाई पोजीशन का बोलता ना, तब तो मैंने ये वाली छोटी सी तो चीज़ें बताई यहाँ पे, टी नॉट वाई और पी नॉट एक्स वाली, वो ठीक होती। मगर यहाँ पर एक बात इसने बोल दी है, वेलोसिटी जो पीछे छूट रही है, यानी वो गैस है, उस गैस का स्टैग्नेशन टेम्परेचर और स्टैग्नेशन प्रेशर बताना है। उसके लिए मुझे वी ए जब निकाल लिया, तो वी ए की मदद से मैं एक एम ए निकालूंगा, जो कि ऑब्वियसली एम ए और एम वाई में फ़र्क आएगा, क्योंकि वी वाई और वी ए में फ़र्क है। तो यहाँ पी ए अपॉन पी नॉट ए और पी टी ए अपॉन टी नॉट ए निकलेगा। पी ए और टी ए मेरे पास क्या होंगे, पी ए और टी ए जो है मेरे पास बराबर होंगे टी वाई और टी वाई के, क्योंकि ये बात मैं बता चुका हूँ पहली जब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमने पी नॉट वाई और टी नॉट ए, तो पी नॉट ए और टी नॉट ए निकाला है। इस तरह भी निकाल सकते थे, और स्टेग्नेशन टेम्परेचर तो चेंज नहीं होंगे, खैर इस तरह भी हम निकाल सकते थे। दोनों तरीके सही हैं, मैंने यहाँ पे तरीके पर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एम एक्स निकाला, एम एक्स से एम वाई पे गया टेबल डी से, टेबल डी पे हमने देखा टी एक्स अपॉन टी वाई आ गया। सही है, उससे भी पहले हम टी वाई आ गया, फिर टेबल सी पे जाके देखे थे टी वाई अपॉन टी नॉट वाई, वहाँ से भी हमारे पास टी नॉट आया आपको। और पी नॉट वाई के लिए एम एक्स और एम वाई वाली पोजीशन पे पी नॉट वाई और पी नॉट एक्स का रेशो गिवन होता है, पी नॉट एक्स में यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, पी नॉट वाई आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते थे और इस तरह भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना था, करके देख लीजिएगा आप, आंसर सेम ही आएगा। लेटर नंबर 5 की तो ये बहुत बड़ी गंभीर थोड़ी सी। चलो ठीक है, ओके, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।